हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 जैक बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायो सेक्टर से बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रयास करेंगे बायो में जितने भी प्रश्न हैं सभी कवर अप करने के, ताकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीबा में होता है ना। ईस्ट में किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से। और प्लनेरिया में किस विधि से होता है? पुनरुद्ध भवन विधि से। नेक्स्ट देखेंगे, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। फिर उसी प्रश्न को थोड़ा सा इसमें कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया है। तो अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रश्न है, प्लनेरिया में किस विधि से अलैंगिक जनन होता है। तो अभी भी बताए थे आप लोगों को कि प्लनेरिया में पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन विधि, है ना। प्लनेरिया एक प्रकार का जीव होता है जिसकी आकृति इस प्रकार से कुछ होती है, और ये किसी कारणवश अगर कट गया, क्षत विक्षत हो गया, तो ये अलग अलग जीवों में बंट जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा होता है प्रजनन, है ना। देखते हैं हम कि जब हाइड्रा विकसित हो जाता, बड़ा हो जाता है, तो उसमें एक बर्ड निकल आता है, और ये जो है सो विकसित होने के बाद ही कट जाता है, और कटने के बाद एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। फिर आगे देखेंगे, फिर क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। तो ईस्ट कोशिका मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। नेक्स्ट देखेंगे, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है। तो मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्रोटोजोआ, है ना। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्रोटोजोआ। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, है ना, मादा एनाफ्लीज मच्छर। नेक्स्ट देखेंगे हम, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। एकल जीव अर्थात एक कोशिकीय जीव होता है प्लाज्मोडियम, इसमें किस विधि द्वारा जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अस्पायरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है ना। अस्पायरोगायरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो अस्पायरोगायरा में खंडन विधि द्वारा होता है। इस प्रकार से अस्पायरोगायरा में खंडन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट, कभी कभी क्या किया जाता है परीक्षा में, इस तरह से चित्र दिया जाएगा और लिखा है दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ये बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है ना। इसकी जो थैली होती है वो टूट जाती है, और टूटने के बाद सारे जो हैं ये कोशिकीय जीव बाहर निकल आते हैं। तो किस विधि द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। तो दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? प्लनेरिया है। प्लनेरिया में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो पुनरुद्ध भवन विधि द्वारा होता है। देखिएगा, प्लनेरिया किसी कारणवश टूट जाता है, तो टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। एक ही क्वेश्चन बार बार है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस प्रकार से चित्र दे दिया जाएगा। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो यह किस में है? हाइड्रा में है ना। तो मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा। क्या होता है, ये जो बर्ड होता है
बाद में विकसित होने के बाद टूट जाता है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछ देगा कि ये क्या है, तो मुकुलन है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है, ठीक है। तो दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो एक कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। किसका दर्शाता है? कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आगे है प्रश्न, देखिएगा, उस जंतु, देखिए प्रश्न है, उस जंतु का नाम जो पुनरुद्भवन द्वारा जनन करता है तो कौन सा होता है? प्लनेरिया। नेक्स्ट देखेंगे, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिल्म में होता है ना। आगे देखेंगे, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार का जनन है? तो ये कौन सी जनन विधि होता है? कायिक प्रवर्धन। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कलम विधि, गुलाब के पौधे उसके तना को काट करके भी अलग लगा दिया जाता है। आगे है, ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? तो ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? पत्ती द्वारा जनन करता है। आगे है, स्ट्रॉबेरी पौधों में प्राकृतिक जनन की विधि का नाम बताइए, है ना। तो किस विधि द्वारा जनन होता है स्ट्रॉबेरी में? दाब लगाना। अगला प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कभी कभी कहा जाएगा गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो ये भी केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना है डीएनए की प्रतिकृति। नेक्स्ट है, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? तो डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। आगे प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजन नहीं हो पाती है, तब क्या होता है? कोशिका मर जाती है। तब क्या होता है? कोशिका मर जाती है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट है, पुष्प का, देखिएगा, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग हो जाएगा बाह्य दलपुंज, है ना। पुष्प में और क्या क्या कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? स्त्री केसर, पुंकेसर, दलपुंज। आगे है, पुंकेसर में होता है। तो पुंकेसर में क्या होता है? परागकण। पुंकेसर में क्या होता है? परागकण। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है स्त्री केसर। क्या हो जाएगा? स्त्री केसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है? तो पादप के मादा जनन अंग का भाग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे, परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होता है? परागकण। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित होना परागन कहलाता है। पॉलिनेशन जिसको हम कहते हैं, दो प्रकार के परागन होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है? तो कौन से एक लिंगी पौधा है? तो हो जाएगा पपीता। पपीता में स्वपरागन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट है, उड़हुल होना चाहिए था यहाँ। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है?
तो अड़हुल द्विलिंगी पुष्प है। किस प्रकार का? द्विलिंगी। इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, किसी एक लिंगी पादप का नाम लिखें जो कमजोर तने वाले हो और भूमि पर फैला हो। कमजोर तने वाले हो और भूमि पर फैला हो। संतरा नहीं हो जाएगा, आम नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? तरबूज, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सरसों। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण सरसों हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? सरसों। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, पौधे के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे के जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो किस में? अंडाशय में, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, लिखा हुआ है फ्रिम्बी नामक संरचना पाई जाती है। तो फ्रिम्बी नामक संरचना किस में पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है। निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं। तो निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं कौन से? तो पुंकेसर भी हो जाता है, बाह्यदल हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट देखेंगे हम, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को हम लोग अंकुरन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज में भ्रूण जो होते हैं वो विकसित होते हैं, तो उसको हम लोग अंकुरन कहते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो परिपक्व हो जाने पर अंडाशय किस में विकसित हो जाता है? फल में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। कभी प्रश्न पूछ देगा निषेचन किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मानव मादा में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, शुक्रवाहिकी नहीं होता है, डिंब वाहिनी होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये किस में पाया जाता है? नर में। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र के भाग मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय, शुक्राशय। तो इसका हो जाएगा गर्भाशय। नेक्स्ट है, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस संरचना से पोषण मिलती है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लेसेंटा से। किससे? प्लेसेंटा से। नेक्स्ट है, मानव में गर्भ अवधि कितनी है? तो मानव में गर्भ अवधि कितनी है? 270 दिन, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे जंतु का नाम लिखें जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है? मेढक में। निषेचन किस में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, तितली में आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक अंड प्रजक जंतु का नाम बताइए। तो अंड प्रजक जंतु कौन सा हो जाएगा? मेढक, है ना, मेढक। और गाय और बकरी ये क्या हो जाएगा? जरायुज। आगे है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन करता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। शुक्राशय से कौन सा द्रव्य निकलता है? तो शुक्राशय से शुक्राशय द्रव्य निकलता है। आगे देखेंगे,
शुक्राशय कहाँ उपस्थित होता है? तो शुक्राशय वृषण में उपस्थित होता है ना। कहाँ उपस्थित होता है? वृषण में। नेक्स्ट देखेंगे, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो HIV, बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, है ना। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जनन संचारित रोग है, तो कौन सा हो जाएगा? एक ही प्रश्न आ गया है बार बार, एड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो एक उभयलिंगी जंतु कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, उड़हुल, उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो अभी अभी आपको बताए थे कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी। और पपीता किस प्रकार का फूल है? तो पौधा है, एक लिंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो आप जानते हैं कि आनुवांशिक गुणों के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। तो उसने किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को चुना था। नेक्स्ट देखेंगे हम कि मेंडल ने मटर के पौधे के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो कितने जोड़े का अध्ययन किया था? तो कुल वो 7 जोड़े का किया था, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से कौन बौने पौधे को प्रदर्शित करता है? तो बौने पौधे को कौन प्रदर्शित करता है? स्मॉल टीटी, है ना ये। और बाकी सब लंबे गुण वाले बीज हैं, है ना। आपको पढ़िएगा मेंडल के लक्षण से कैसे प्रभाव पता चला कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंडल किस देश के निवासी थे? तो मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? XX। और स्त्री पुरुष गुणसूत्र कौन होते हैं? शिशु, तो X और Y, जिसको हम लोग नर गुणसूत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव के नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? XY। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है कौन सा? लिंग क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम। मानव में कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, अर्थात 46। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? तो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण जीन करता है। कौन करता है? जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक है। कभी पूछ दिया जाएगा कि जीन क्या है, तो अनुवांशिक गुणों का वाहक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता का आधार है, तो अनुवांशिकता का आधार क्या है? DNA, है ना। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। मेंडल ने क्या चीज़ का प्रतिपादन किया था? अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं किसने ये सॉरी देखिएगा, प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो ये आपका कहला जाएगा डार्विनवाद, है ना। अगला हम देखेंगे, उपार्जित लक्षणों का
वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? लामार्क, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो ये कौन सा अंग हो जाएंगे? समवृद्धि। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, अभी और आगे है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सब तो इसको बहुत ही अच्छा तरह से जान रहे होंगे, तो जो जान रहे होंगे इसको कमेंट कीजिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कब? 5 जून को। नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। सबसे नीचे कौन होते हैं? उत्पादक, है ना। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, उससे ऊपर मांसाहारी और उससे ऊपर मांसाहारी। आगे हम देखेंगे किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं तो कौन होते हैं? उत्पादक। सौर ऊर्जा को कौन ग्रहण करते हैं? उत्पादक। नेक्स्ट हम देखेंगे मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तो तृतीयक उपभोक्ता इसमें कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हरा पौधा, हरा पौधा के बाद हो जाएगा ये, हरा पौधा के बाद क्या हो जाएगा? ग्रास हॉपर, और उसके बाद कौन होगा? मेंढक, और सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? सर्प। कौन सा हो जाएगा? सर्प। निम्न में कौन सर्वाहारी है? तो ध्यान दीजिए, शेर जो है सो मांसाहारी है, लोमड़ी भी मांसाहारी है, हिरन शाकाहारी है, कुत्ता ही एक ऐसा हो जाएगा जो क्या हो जाएगा? सर्वाहारी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में कौन उत्पादक है? कौन उत्पादक है? सर्प नहीं, मेंढक नहीं, ग्रासोपर नहीं, घास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा, है ना दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।